नमस्कार। आज के कॉमर्स क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं श्रीमती राखी मंडल, वाणिज्य व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा, जिला कोरबा से आज कक्षा 12वीं के विषय लेखाशास्त्र से आज की विषय वस्तु लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, हम अपना 4 चैप्टर साझेदारी का पुनर्गठन में नए साझेदार का प्रवेश इस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम इन निम्न विषय वस्तुओं पर अध्ययन करेंगे। नए साझेदार के प्रवेश का आशय, नए साझेदार के प्रवेश की दशाएं या आवश्यकता, नए साझेदार को प्रवेश पर फर्म में अधिकार और नए साझेदार के प्रवेश पर प्रमुख समायोजन। आइए आज हम इन निम्न बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, अब हम अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं, नए साझेदार का प्रवेश। बच्चों, जब किसी वर्तमान साझेदारी फर्म में किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो इसे ही साझेदार का प्रवेश कहते हैं। बच्चों, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार कोई भी नया साझेदार तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि सभी साझेदारों की इस संबंध में सहमति न हो। एक नया साझेदार साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु धारा 31(2) के अनुसार कोई भी नया साझेदार साझेदार बनने के पूर्व फर्म द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। आइए बच्चों, अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नए साझेदार के प्रवेश की दशाएं या आवश्यकता भी कह सकते हैं। नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके कुछ प्रमुख कारणों के बारे में हम आज यहाँ पढ़ेंगे। पहला है पूंजी की प्राप्ति। बच्चों, जब किसी फर्म में स्थायी रूप से और अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और वर्तमान साझेदारों द्वारा इस पूंजी को इकट्ठा करने में वे असमर्थ होते हैं, तो ऐसी दशा में वे नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हैं। बच्चों, हमारा अगला बिंदु है विशिष्ट योग्यता। कई बार और अधिक कुशल प्रबंधन की आवश्यकता फर्म को पड़ती है, तो ऐसी दशा में वे किसी विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति को अपने फर्म में प्रवेश देते हैं। हमारा अगला बिंदु है प्रतिस्पर्धा समाप्त करना। बच्चों, जब कोई व्यक्ति फर्म में प्रतिस्पर्धा करता हो और इस कारण फर्म को हानि होती हो, तो ऐसी दशा में ऐसे व्यक्ति को ही फर्म में साझेदार बना लिया जाता है ताकि ऐसी प्रतिस्पर्धा से बचा जा सके। बच्चों, हमारा अगला बिंदु है व्यापार की उचित देखभाल। कई बार व्यापार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और ऐसे बड़े व्यापार को विद्यमान साझेदारों द्वारा संभालना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी दशा में उन्हें नए व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, तब वे फर्म में नए साझेदार को प्रवेश देते हैं। बच्चों, हमारा अगला कारण है प्रगति। फर्म की प्रगति के लिए भी कभी कभी प्रभावशाली व्यक्ति को साझेदार बनाना उचित होता है। बच्चों, हमारा अगला कारण है विदेश में कारोबार। फर्म ने यदि विदेश में कारोबार खोला हो तो वहाँ के कारोबार के संचालन हेतु विदेशी व्यक्ति को नया साझेदार बनाया जाता है। तो बच्चों, ये कुछ कारण थे जिनके कारण साझेदारी फर्म में नए साझेदारों के प्रवेश की आवश्यकता होती है। बच्चों, जब नया साझेदार व्यावसायिक फर्म में प्रवेश करता है तो उसको कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं। नए साझेदार को प्रवेश पर फर्म से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला है फर्म की परिसंपत्तियों में भाग लेने का अधिकार और दूसरा है फर्म के भावी लाभों में भाग लेने का अधिकार। बच्चों, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वह कुछ नकद राशि या फिर कुछ वस्तु के रूप में पूंजी व्यवसाय में लाता है और इसी पूंजी के फलस्वरूप उसे फर्म की परिसंपत्तियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। बच्चों, हमारा अगला पॉइंट है फर्म के भावी लाभों में भाग लेने का अधिकार। लाभ पाने का अधिकार उसे तब प्राप्त होता है जब पुराने साझेदार अपने लाभ का कुछ भाग उसे समर्पित करते हैं, अतः भविष्य में उनका अपना लाभ कम हो जाता है। इसकी क्षतिपूर्ति के फलस्वरूप नए साझेदार को एक अतिरिक्त पूंजी लानी होती है जो प्रीमियम या फिर ख्याति कहलाती है। तो बच्चों, इस प्रकार नए साझेदार को 2 तरह के अधिकार फर्म में प्राप्त होते हैं।
आइए बच्चों, अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नए साझेदार के प्रवेश पर प्रमुख समायोजन। बच्चों, जब व्यवसाय में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो कई तरह के समायोजन व्यावसायिक फर्म को करने पड़ते हैं। तो बच्चों, पहला समायोजन होता है वो है नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी पर। फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार प्रायः कुछ पूंजी या तो धनराशि के रूप में लाता है या तो किसी वस्तु के रूप में व्यवसाय में लाता है। यदि साझेदार नकद रूप में पूंजी लाता है तो निम्न जनरल प्रविष्टि की जाती है। तब हमारा जो रोकड़ खाता है वो डेबिट होता है और नए साझेदार का पूंजी खाता क्रेडिट होता है। बच्चों, यही पूंजी जब वह रकम नहीं बल्कि किसी संपत्ति के रूप में व्यवसाय में लाता है तो हम निम्न प्रकार से प्रविष्टि करते हैं। तब हमारी प्रविष्टि होगी संपत्ति खाता डेबिट और नए साझेदार का पूंजी खाता क्रेडिट। बच्चों, हमारा अगला बिंदु है नए लाभ हानि अनुपात की गणना। बच्चों, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वह अपने भाग के लाभ का अंश वर्तमान साझेदारों से प्राप्त करता है, जिसके कारण कि नई फर्म में लाभ विभाजन अनुपात का निर्णय नए साझेदार एवं वर्तमान साझेदार आपस में तय करते हैं। नए साझेदार भविष्य में अपने लाभों का जो हिस्सा है वो या तो एक साझेदार या एक से अधिक वर्तमान साझेदारों से प्राप्त कर सकता है। पुराने साझेदार जो हैं वो अपने लाभ का त्याग नए साझेदार के पक्ष में करते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना करना आवश्यक हो जाता है। हमारा अगला बिंदु है ख्याति का व्यवहार। बच्चों, हम जानते हैं कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसे लाभों में से हिस्सा देने के लिए वर्तमान साझेदारों को अपने भाग में से कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है। इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए नया साझेदार फर्म में पूंजी के अतिरिक्त कुछ अन्य राशि भी लेकर आता है और इसे ही ख्याति या प्रीमियम की राशि कहते हैं। इस ख्याति का लेखा करने की भी कई विधियां हैं, जैसे प्रीमियम विधि, पुनर्मूल्यांकन विधि। हम आगे प्रश्नों के माध्यम से इसे समझेंगे। अतः नए साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो ख्याति के व्यवहार का भी समायोजन आवश्यक होता है। हमारा अगला बिंदु है संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लेखे। बच्चों, जब किसी फर्म में नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो उस फर्म में विद्यमान संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। इसे ही संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कहा जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में होने वाली कमी या वृद्धि को अलग से खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसे कि पुनर्मूल्यांकन या लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं। बच्चों, हमारा अगला समायोजन है साझेदारों के पूंजी खातों का समायोजन। जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तब सभी साझेदारों की पूंजी नए लाभालाभ अनुपात में समायोजित करने का निर्णय लिया जाता है। अर्थात जिस साझेदार को लाभ में अधिक हिस्सा मिलता है तो उसकी पूंजी भी अधिक होनी चाहिए और जिस साझेदार को कम हिस्सा मिलता है उसकी पूंजी भी कम होनी चाहिए। तो पूंजी का समायोजन निम्न दो प्रकार से किया जाता है। पहला कि पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार द्वारा आवश्यक पूंजी ले आना, या फिर दूसरा बिंदु है कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर सभी साझेदारों की पूंजी को समायोजित कर देना। तो इन दो तरीकों से पूंजी का समायोजन किया जाता है। तो बच्चों, हमारा अंतिम बिंदु है कि संचय, अवितरित लाभ एवं लाभ हानि का हस्तांतरण। बच्चों, ये समायोजन कैसे करते हैं? कई बार क्या होता है कि फर्म में पहले से ही कई प्रकार के संचित लाभ विद्यमान रहते हैं, जिनको कि साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। ये हमेशा सामान्य संचय कोष अथवा लाभ तथा हानि खातों में ही शेष के रूप में होते हैं। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो वो इस प्रकार के किसी भी संचित लाभ में हिस्सा पाने का अधिकारी नहीं होता। इसलिए इनका बंटवारा जो है वो साझेदारों के पूंजी खातों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित करके किया जाता है। तो देखा बच्चों कि नए साझेदार के प्रवेश पर किस तरह से हम इन सभी बिंदुओं पर समायोजन करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारी थ्योरीज कंप्लीट कर ली हैं। अब हम अपने अगली क्लास में इससे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।